m/3 इंटू V2, 6 से गुणा कर देंगे तो 3V0, 6 से गुणा करेंगे तो 3V1, 2V2। एक इक्वेशन तो ये हो गई। एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V0 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। 3 से गुणा कर दें और इनको ऐड कर दें तो 6V इज इक्वल टू 5V2। तो V2 इज इक्वल टू 6/5 V0। तो क्वेश्चन में कहा है कि चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए की वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ में चेंज निकालना है बिफोर एंड आफ्टर। पहले वाली वेवलेंथ लेमडा नॉट मान लिया, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा नॉट है। अब चेंज निकालना है तो अपन को एक तरह से V1 निकालना है। तो V2 की वैल्यू इतनी, तो V1 कितना आएगा? माइनस V0 बाय, देखो V0, V2 की वैल्यू आ गई 6/5 V0 माइनस V1, तो इसको इधर लेके तो V1 आ जाएगा V0/5, V0/5 आ गया। तो पहले का डी ब्रोगली वेवलेंथ है लेमडा नॉट, H/P m/2 V0। बाद वाला लेमडा डैश H/P m/2 V0/5। डिवाइड कर देते हैं तो लेमडा नॉट अपॉन लेमडा डैश, तो ये कितना हो गया? 5, 1/5, 1/5 हो गया ना। ये आ रहा है ना, लेमडा डैश अपॉन लेमडा, ये आ गया 5। तो लेमडा डैश की वैल्यू 5 लेमडा नॉट हो गया। तो पहले लेमडा नॉट तो चेंज कितना आ गया? 4 लेमडा नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट, कितना है आंसर? बी वाला आंसर वही दिया है, ई की जगह 3, ई नहीं 3। ठीक है, आप कोई समस्या नहीं? और क्या था इसके अलावा? पार्ट 2, पार्ट 1 का 32 रह गया। 32 देखते हैं हम। 3(2). A pulse of light of duration this is absorbed completely by the small object at rest, and the power of the pulse is this much, and the speed of light is this final momentum of the object. तो ऐसा कहा गया कि इतना वॉट पर सेकंड आ रहा था, सारा उसने खा लिया। कितना वॉट खा लिया? 30 × 10⁻³ जूल पर सेकंड लाइट आ रही थी। कितनी देर तक आती रही? 100 नैनो सेकेंड इंटू 100 नैनो सेकेंड, तो इतनी एनर्जी आ गई जो एब्जॉर्ब कर ली गई। अगर किसी वस्तु ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और एक छोटा ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, तो अब अपन को इसका क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब मास नहीं दे रखा है,
नहीं, इसमें पार्टिकल का मास कहाँ दिया? E/c पार्टिकल के लिए थोड़ी लगता है। E/c किसका है फॉर्मूला है? ये तो फोटोन का होता है ना। अगर फोर्स इंटू टाइम निकाले अपन, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो इतना जूल पर सेकेंड एब्जॉर्ब हो रहा है ना। अच्छा, ये इतना जूल पर सेकेंड आया, इतना जूल पर सेकेंड आया, तो अच्छा इसी का लाइट का मोमेंटम कंजर्व कर लें हम, है ना। इस लाइट का जितना मोमेंटम था वो इसको मिल गया, इससे मिल जाएगा, इससे आ जाएगा। लाइट का मोमेंटम उसको मिल गया, E/c से लाइट का मोमेंटम आ जाएगा, और मोमेंटम पूरी तरह से उसको मिल गया, तो वही मोमेंटम उसका हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ऐसे। इसके बाद आता है पार्ट टू के प्रश्न, सेवंथ क्वेश्चन। तो आते हैं हम सातवें प्रश्न में। देखिए सातवां सवाल। सेवंथ क्वेश्चन में लिखा है कि a sample of hydrogen gas contains 100 atoms. All atoms are of to the same nth excited state. nth excited state का मतलब होता है n+1, सबके सब n+1 पर हैं। ये हो गया nth एक्साइटेड। ठीक है, ऐसा सवाल में दिया है। ऐसे टोटल 100 एटम है हमारे पास, 100 एटम है ऊपर, और टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑल एटम्स इज दिस मच। तो ये जितने नीचे आएंगे, एक की एनर्जी होगी डेल्टा ई, तो 100 इंटू डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस मच, 4800/49 RH/c। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो ये आ गया 48/49। तो 48/49 को लिख सकते हैं 1 - 49 - 1, तो 1/49 RH/c। तो ये हो गया RH/c माइनस RH/c/7²। इसका मतलब ये सातवीं स्टेट पे पहुंचा होगा, तो ये 7 होगा, n+1। 7 से 1 पे जंप किया होगा, हाइड्रोजन का है ना। अब इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है भाई? कोई दिक्कत नहीं आ रही। और बताइए, पार्ट टू में कुछ। 13 क्वेश्चन, 13वां प्रश्न। 13 क्वेश्चन देखेंगे। इन एक्स-रे ट्यूब द एक्सेलेटिंग वोल्टेज इज 20,000 वोल्ट। तो VACC 20 kV। दो टारगेट ए और बी, 1/1। K alpha line for A is 62। तो K अल्फा का हमें लेमडा दिया हुआ है, लेमडा ऑफ K अल्फा 62 × 10⁻⁻12 है ना। मीटर, ऐसा दिया हुआ है।
इससे आप इसकी एनर्जी निकाल लेंगे, Hc/λ 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 62 इंटू 10⁻⁻12। कितना आ गया इससे? 10⁻2 ऊपर चला गया और ये इसका डबल हो गया 200। 200 के आगे डबल जीरो, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हो गया जो इसके अल्फा की लाइन की एनर्जी आ रही है। और दे रखा है कि ये ए के लिए एल एल अल्फा दे रखा है अपन को, बी का दिया हुआ, ये तो हो गया फॉर ए, फॉर बी। एल अल्फा लाइन का लेमडा दिया हुआ है जो कि इससे डबल है, 124 124 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो इसकी एनर्जी निकालेंगे तो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसका एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। फिर ऐसा लिखा हुआ है कि एनर्जी ऑफ बी आयन विथ वैकेंसी इन एम शेल। तो ये कोई बी है हमारे पास, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें सब जगह इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ऐसा मान लीजिए के में भरे हुए हैं, एल में भरे हुए हैं, एम में भरे हुए हैं। इसमें अगर एम शेल में वैकेंसी हो, यानी एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज दें। एम शेल में वैकेंसी का मतलब ये हो गया कि एम शेल का इलेक्ट्रॉन यहां से वहां भेजना हो गया। तो इसकी जो एनर्जी है, इससे इसकी एनर्जी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 5.5। तो इसका मतलब यहां से वहां भेजने की एनर्जी 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। के एल एम, ये बी के लिए बात हो रही है। बी के एम शेल में वैकेंसी क्रिएट करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी? उसका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर भेज देंगे, तो उस इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन को भेजने से उसकी एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी, तभी ऐसा होगा। तो ये इस लाइन का मतलब हो गया। अब कुछ प्रश्न हमसे पूछे हैं। वैल्यू ऑफ लेमडा मिनिमम, लेमडा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? तो लेमडा मिनिमम का तो फार्मूला सीधा सीधा है, Hc/λ मिनिमम इज इक्वल टू E इंटू VACC। तो लेमडा मिनिमम की वैल्यू आ गई Hc 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करने से आ जाता है ए वाला आंसर, ठीक है। ए विल एमिट के अल्फा फोटोन, ए जो है के अल्फा फोटोन एमिट करेगा। तो अब हमारे पास जो एनर्जी है, हम जानते हैं कि के अल्फा फोटोन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये पता है कि के अल्फा की जो एनर्जी है, के अल्फा कब बनता है? जब वो यहां से यहां जंप करता है तो उससे के अल्फा बनती है। इसकी एनर्जी क्या है? 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के अल्फा का फोटोन हमें प्राप्त होता है जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जंप करता है, जब के शेल में वैकेंसी होती है तब होगा। अब यहां पर वैकेंसी क्रिएट करने के लिए मुझे इसे भेजना पड़ेगा इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर भेजने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए कि 20 से ज्यादा। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है काइनेटिक एनर्जी, टक्कर खाने वाले इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो के शेल वाले को भगा दे, बेदखल करने की ऊर्जा नहीं है उसके पास। तो के शेल वाला बेदखल नहीं होगा,
तो जगह खाली नहीं होगी तो के अल्फा नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है कि ए विल एमिट के अल्फा फोटोन, ए के अल्फा फोटोन एमिट करेगा, नहीं करेगा। अब सवाल है कि बी विल एमिट एल अल्फा फोटोन, एल अल्फा कैसे होता है? यहां से यहां कूदने में होता है, यहां से यहां कूदने का हिसाब चाहिए। तो हमारे पास में एल अल्फा की एनर्जी कितनी है? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी एनर्जी होगी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब के शेल एल शेल में वैकेंसी होती है तो इतनी एनर्जी का फोटोन प्राप्त होता है एम से जंप करने पर। तो ये है 10 और ये है 5.5। यहां से वहां भेजने के लिए 5.5, यहां से यहां मिलता है 10, तो यहां से वहां भेजने के लिए 15.5, 15.5 चाहिए। है कितनी? 20। तो ये एल शेल वाले के अंदर वैकेंसी क्रिएट कर सकता है, तो इसमें एल अल्फा का एक्सरे बन सकता है, बन सकता है। तो इस प्रकार इसमें ये हो गया कि वो एल अल्फा फोटोन बनाएगा। ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे दैट विल इमिटेड बाय बी। अब बी मिनिमम वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या हो सकती है? ये वाली 15.5। इसके करस्पॉन्डिंग लेमडा निकाल लो कितना आता है, तो सबसे छोटा लेमडा हो जाएगा एक्सरे का। ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 हो गया, है ना? हो गया सबका। तो इस तरह से पार्ट 2 समाप्त हुआ। किसी का समय समाप्त हो गया और किसी का पार्ट 2 समाप्त हो गया। समय वालों को अगला साल का समय मिलेगा, है ना? ऐसा समय खत्म नहीं होता है, फिर मिल जाता है। अभी पार्ट 3 में चलते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फोर्थ में प्रॉब्लम है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि रेडिएशन फ्रॉम द हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब goes through a filter which transmits waves of wavelength greater than this। अब हमारे पास एक फिल्टर है, इस फिल्टर में से कुछ निकल पाता है, वही निकल पाता है जिसका लेमडा ग्रेटर देन 4400, लेमडा 4400 एंगस्ट्रॉम। ये लेमडा, तो लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नॉट वाला जो है वो इसमें से निकल जाएगा फिल्टर में से। ठीक है। तो इसका एनर्जी निकालो भी, एनर्जी कितना होता है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 4400 एंगस्ट्रॉम। करो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड करो भी कितना आएगा? 124 डिवाइडेड बाय 44, 2.8। एक नंबर और बताओ, 2.8 क्या? 81 1। ओके। अब हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब हाइड्रोजन के को गर्म कर रखा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। तो इनकी कहानी सुनते हैं हम। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54। तो ये वाला जो आता है ये कितनी एनर्जी वाला है? 3.4 में से 1.51, 1.89। अच्छा देखो, अपन को लेमडा इससे ज्यादा चाहिए, तो इससे कम एनर्जी वाला चाहिए ना। ई शुड बी लेस देन
2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी एनर्जी इससे कम होगी उसी का लैम्डा ज्यादा होगा। तो 2.8, ये वाला और बताओ ये क्या है? 2.5 ये हो गया। ये बताओ 2 ये तो ज्यादा हो गया, ये फिल्टर में नहीं जा सकता। इससे कम एनर्जी वाला जो सबसे पास वाला है वो तो 2.55 ही होगा, ये पास हो जाएगा ना इसमें से। रेडिएशन फ्रॉम द हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब goes through the filter, transmits only a wavelength greater than this and is incident on the metal of this। तो 2.55 हो गया फोटोन हमारा, जो उसमें से पार निकल के फिर वो मेटल प्लेट पे गिरेगा, उसका वर्क फंक्शन 2 हो गया। हटा लेंगे फिर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कैसे धोखा दिया गया है ना? सवाल बनाने वाले ने इस बात का यूज किया है, क्वांटाइजेशन के कैसे यूज किया जाए। चौथे प्रश्न के बाद आपने कौन सा प्रश्न पूछा था? 10वां। ठीक, तो 10वां प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइट बोर एटम इज 4 Rydberg if the wavelength of the radiation emitted by the electron jump from the first excited state to the ground state is nm, if the radius of the first orbit is rm, n by r this क्या कर रखा है। चलो ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जाने हम। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन एटम की होती है 13.6, और हाइड्रोजन लाइट He+ इसकी 13.6 इंटू 4 हो गई, है ना? अब इन्होंने लिखा है कि 4 Rydberg है, तो ये 1 Rydberg कितना होता है बताइए भाई। ये तो एनर्जी की यूनिट आ रही है ना, तो 1 Rydberg कितनी एनर्जी के बराबर हो गया? कैसे निकालोगे? अच्छा, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ, अच्छी बात है फिर तो क्या चाहिए? 1 Rydberg हमको दे रखा है 2.2 इंटू 10⁻⁻18। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता कितना ये है? 13.75। हाँ वही हो गया हमारा हाइड्रोजन वाला, उसका 4 गुना यानी हीलियम प्लस हो गया। 1 Rydberg की एनर्जी मतलब 13.6 के बराबर कह रही है, 4 Rydberg का हो गया तो 4 गुना He+ का ही होता है। इसका मतलब जिसके बारे में बात कर रहा है वो He+ है। अब He+ की जानकारी हो चुकी है कि He+ है ये, तो फिर अपन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे कितना एनर्जी आता है, निकल जाएगा ना। अब तो आ ही जाएगा, 4 गुना करना है जो भी डिफरेंस है 10.2। हाँ, आंसर में डिफरेंस है, मतलब आंसर मैच कराएं अब। ओके, अब आंसर मैच कराएंगे हम। तो ये -E0 और ये -E0/4, ठीक है। तो इसका डिफरेंस जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, तो 3/4 E0
3/4 E naught. E naught is 4 times 13.6. ये क्या चीज है? एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर दिया हुआ है? वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एच सी अपॉन लेमडा की बात हो गई, तो यहां से 4 काट दिए और लेमडा की वैल्यू आ गई 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, ये तो आ गया अपने पास पहले वाला लेमडा। लेमडा मांगा ना मीटर के अंदर, मीटर में आएगा ये। अच्छा अभी एन की वैल्यू रख देंगे, अभी बाद में देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के बारे में बात आ रही, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। तो जेड की जगह तो 4 आ गया, आर नॉट बाय 4। और फर्स्ट ऑर्बिट में बोल रहे हैं ना, जेड की जगह 2 रखना है और एन स्क्वायर, एन 1 हो गया, तो रेडियस तो आर नॉट बाई 2 हो गई, यानी 0.5 वाली जो है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2। अब किसको किससे डिवाइड करना है? एन डिवाइडेड बाय आर। इसको इन्होंने एन बोला है क्या? इसको एन बोल दिए, एन डिवाइडेड बाय आर, एन डिवाइडेड बाय आर, तो 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3 इंटू 13.6 0.53 एंगस्ट्रॉम बाय 2। 2 ऊपर चला गया, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, कितना आ रहा है इससे? अब इन्होंने क्या 0.53 की जगह 5 दिया हुआ है, थोड़ा सा वैल्यू ऐसी दे रखी है, अप्रोक्सीमेशन का मामला हुआ, तो कितना आता है इससे? इनको डिवाइड करोगे, कितना आ रहा है? आ रहा है। अब आता है फोर्थ पार्ट, बताइए फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन जो आपने पूछना है? क्वेश्चन फोर्थ पार्ट का 20 मतलब 20 और 22 वाला पैराग्राफ। तो पैराग्राफ देख रहे हैं 20 से लेके 22 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो अब इसमें कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। एक पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस पर मजबूर है 0 और 1 के बीच रहने के लिए, जहां पर 1 नैनोमीटर में दिया जाता है, तो उसकी एनर्जी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही ले सकती है, और वो अलाउड एनर्जी जो है उस रेस्ट्रिक्टेड रीजन में करस्पॉन्ड करती है स्टैंडिंग वेव से जुड़ती हुई। जैसे उन्होंने कहा कि कोई पार्टिकल इस इलाके में मजबूर है, एक पार्टिकल किसी इलाके में मजबूर है x बराबर 0 से लेके x बराबर a तक। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जेल में एक आदमी कैदी है, तो दीवारें तो नोड बन जाती हैं। अब आदमी क्या है कि दीवारों के बीच सर भिड़ाता रहे, भाई मान लो 40 साल की सजा हो गई,
तो वो 40 वर्ष तक इस दीवार से सर भिड़ा ले या इससे भिड़ा ले, इसी के बीच एनर्जी बहुत ज्यादा है उसमें, लोगों के काम नहीं आ रही, बाहर अंदर जाओ, ज्यादा एनर्जी है, तो उसे कैद कर दिया गया है। तो वो एनर्जी उसके बीच ही रहेगी, वो एक तरह से एक स्टैंडिंग वेव की तरह है। तो यहाँ पर ही इन्होंने ऐसे थ्योरी बनाया कि कोई भी अगर किसी इलाके में रेस्ट्रिक्टेड है तो एक तरह से ऐसे समझ लो कि वो एक स्टैंडिंग वेव है। तो स्टैंडिंग वेव हमने पढ़ी थी चैप्टर स्ट्रिंग वेव, जिसमें हमने देखा था कि या तो ये वाली वेव होगी, या तो फिर इसके बाद दूसरी स्टैंडिंग वेव ये हो सकती है, क्योंकि एंड पॉइंट पे नोड बनना है, तो इसका तरीका यही हो सकता है। तो इसके लिए अपने पास ये जो लेंथ है एल, इसमें ए है वो, तो लेंथ ए क्या हो सकती है, लेमडा बाई 2 के बराबर, 2 λ/2। ऐसे करते करते एन लूप हो सकते हैं, छोटे छोटे, 1 2 3, n-1 और n। तो a इज इक्वल टू n λ/2, ऐसा हमको पता लगा। ठीक है, तो जब कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट के बीच मजबूर है तो उसकी एनर्जी को स्पेसिफिक वैल्यू ही ले सकती है, वो वैसी होगी जैसे एक स्टैंडिंग वेव की हुआ करती है। तो अब जो लेमडा हमको मिल गया, तो इससे एनर्जी निकाली, इससे मोमेंटम लेमडा की वैल्यू आ गई 2a/n। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई इस पार्टिकल की, तो मोमेंटम h/λ हो जाएगा 2a/n। तो उसकी एनर्जी p²/2 है। क्या वो एनर्जी ले सकता है? तो यहां से NH/2a, तो n²h²/8ma, ये आ गया p²/2m। क्या किया? ए का स्क्वायर नहीं आया, अच्छा ये लो भाई, ए का स्क्वायर छूट गया, ठीक है ना। अब प्रश्न में ऐसा सब कुछ हमें गाइड करने के लिए लिखा हुआ है, और क्वांटम नंबर 1 2 3 4 n=1 को ग्राउंड सेट कीजिए, इसी मॉडल का इस्तेमाल कीजिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 20 पूछना चाहते हैं, एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल किसके है, ए के साथ, ये हो गया ना एनर्जी का फॉर्मूला। तो इससे 20 हो गया। अब 22 पूछ रहा था कोई, 21 पे जाए पहले। इफ मास ऑफ पार्टिकल इज दिस मच, ए इज दिस मच, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट, मास दिया हुआ है, हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में n=1 रख देना है। स्पीड ऑफ पार्टिकल दैट इट कैन टेक discrete values is proportional to speed of the particle that can take discrete values। स्पीड ऑफ पार्टिकल यहां से आएगी m/v से, यहां से v निकल के आएगा NH/2ma। तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, n के आ गया, ठीक है। ऐसा लगता है कि जीव जंतु भी स्टैंडिंग वेव है, मनुष्य भी एक स्टैंडिंग वेव है। भविष्य में हम जब अंतरिक्ष यात्रा करेंगे तो ये स्टैंडिंग वेव की जरूरत पड़ेगी, अभी हमें समझ में नहीं आ रही बस वो किस चीज की वेव है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, तो आत्मा जो है वो कौन सी वेव है अभी पता नहीं। अभी मैं कल गया था एक मंदिर में, तो कथा, मतलब हमारे भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ के उसका मीनिंग समझा रहे थे। तो श्लोक में लिखा हुआ था कि एक जो अपना सर का बाल है उसके 10,000 पीसेस करेंगे। अच्छा, उसमें उन्होंने एटम का जिक्र कर रखा था, अणु, तो मैंने कहा अणु परमाणु वो जानते थे पहले,
है ना, पुरानी किताब है, उसमें लिखा है उसके 10,000 पीसेस करेंगे, जो 10,000 पीसेस का क्रॉस सेक्शन होगा उसके बराबर की आत्मा है। ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उससे भी छोटा है, क्योंकि वो सब में विद्यमान है। ऐसे करके वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो जिसमें उन्होंने उसी पंक्ति का अनुवाद किया, संस्कृत की अनुवाद करके समझा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक बाल के 10,000 टुकड़े करो, उसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा उसके साइज की आत्मा को बताया गया। जीव आत्मा इसके साइज की, परमात्मा उसके भीतर है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा था हमारा शरीर के बारे में, स्टैंडिंग वेव, तो हम मतलब इतनी कोई छोटी सी वेव होगी, और किस चीज की वेव है ये भी पता नहीं, थ्योरी तो उधर जा रही है। और कोई प्रश्न? फोर्थ, फोर्थ कहाँ गया, पीछे रह गया, आगे कुछ नहीं। अब आगे दिक्कत नहीं, पीछे चौथे सवाल पे जाऊं। 27 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 27। पहले 27 की बात करेंगे। अच्छा देखो, आपने मॉडर्न फिजिक्स के पैराग्राफ देखे है ना, तो आपको लगेगा कुछ नया नया अलग ही तरह की चीज होती है ना। फॉर्मूले वही लग रहे होते हैं जो अपन ने पढ़े होते हैं, पर सिचुएशन नहीं पकड़ा देते हैं, जैसा अपन ने सोची नहीं होती, कुछ घुमा फिरा के। अभी जैसे ये 26-27 वाला देख लो आप, इन्होंने लिखा है कि डेंस कलेक्शन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल प्लाज्मा। तो ये न्यूट्रल प्लाज्मा क्या होता है, इसका ज्ञान हमें दे रहे हैं, ले लेंगे, है ना। कहा है कि बहुत सारी डेंस 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 का मतलब बहुत सारा होगा, ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, ज्यादा पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस मिला के न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल प्लाज्मा हो गया। इसमें ऐसे लिखा है कि सर्टेन सॉलिड्स कंटेनिंग फिक्स्ड पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रीटेड एज ए न्यूट्रल प्लाज्मा। कुछ सॉलिड के लिए उन्हें प्लाज्मा माना जा सकता है, उनका पॉजिटिव आयन फिक्स हो गया और उसके चारों तरफ रहने वाला इलेक्ट्रॉन उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो उसे न्यूट्रल प्लाज्मा मान सकते हैं। लेट एन बी द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने कहा कि एन जो है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा जानकारी दी है क्वेश्चन में। ईच ऑफ मास एम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम, प्रत्येक का मास एम पर यूनिट वॉल्यूम एन, ऐसा प्रश्न दिया। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर डिस्प्लेस्ड रिलेटिवली अवे फ्रॉम दी हेवी पॉजिटिव आयंस। जब अपन ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, तो ये पॉजिटिव आयन और इन इलेक्ट्रॉन में कुछ दूरी पैदा हो जाती है, इनके बीच में डिस्टेंस पैदा हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। If the electric field becomes zero, the electron begins to oscillate. अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसको ऐसे खींच के रखता है। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पास में नहीं जाते हैं, फिर इस समय खींचे हुए हैं, पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है। जब आप इसे छोड़ देते हैं तो फिर ये ऑसिलेट करने लग जाता है, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव आयन जो है ऑसिलेट करने लग जाते हैं ऐसे। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया तो ऐसा हुआ, ऑफ किया तो फिर ये, तो किसी स्प्रिंग मास सिस्टम को खींच के छोड़ दिया तो ऐसे ऑसिलेट करता है, वैसा कुछ है ये ऑसिलेट करता है। विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसके ऑसिलेट करने की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी को प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहा गया, है ना। इसका नाम रखा गया प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी।
जिससे ये ऑसिलेट करता है। अगर हम इसे सस्टेन करवाना चाहते कि लगातार ऑसिलेट करता रहे, अच्छा जब ये ऑसिलेट करता है तो ये रेडिएट करता है, रेडिएट करता है तो फिर ये ऑसिलेशन कमजोर होता रहता है, कमजोर होता रहता है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको लगातार एनर्जी देने के लिए इसको ऑसिलेट कराना पड़ता है, इसको वेरिएबल करेंगे तो ये लगातार जो लॉस्ट होने वाली एनर्जी उसको सप्लाई करता रहेगा। तो यही लिखा हुआ है, टू सस्टेन द ऑसिलेशन एट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नीडेड टू बी सप्लाइड एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा। ओमेगा पी लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा है ओमेगा के नीचे? है पी लिखा हुआ है, इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। पी लिखा है, वेर ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एंड द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड। अच्छा नहीं, ओमेगा लिखा है, फिर कॉमा लगा रखा है, ओमेगा पी नहीं लिखा हुआ है, कॉमा लगा रखा है। मुझे तो दिख नहीं रहा था, आप लोगों को कैसे दिख रहा है? ओमेगा के आगे कॉमा लगा रखा है, फिर कुछ आगे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि कुछ, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कुछ ओमेगा लेके आओगे, तो जब आप इसको एनर्जी दोगे तो उसमें से जो कुछ एनर्जी इसको मिलेगी, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इसके पास नहीं रहेगी। जब ओमेगा अप्रोचेस टू ओमेगा पी, all the free electrons are set to resonance together and all the energy is reflected। जब ये वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी के बराबर हो जाएगी तो फिर ये 100% रिफ्लेक्शन टाइप हो जाएगा या गुड रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी जब इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच खाएगी तो रिफ्लेक्शन का परसेंटेज ज्यादा होगा, ऐसा कह रहे हैं। इसी थ्योरी से हम मेटल्स की रिफ्लेक्टिविटी को समझाते हैं। तो हम देखते हैं कि लोहे की कोई चीज बनी होती है तो अच्छी चमकती, मेटल्स चमकते हैं, उस तरह से दूसरी चीजें नहीं चमकती। लोहा है, सोना है, चांदी है, मेटल्स के अंदर चमक होती है, वो चमक लाइट के अच्छे रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो उसको समझाने के लिए थ्योरी बनाई कि मेटल्स में ऐसा क्या हो रहा है, तो ये प्लाज्मा की थ्योरी दी गई कि मेटल्स को ऐसे माना जा सकता है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन हो रहा है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी उससे मैच खाएगी तो उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ये कुल मिला के इन्होंने एक कहानी सुना दी। सवाल करने की बारी, कहानी में प्रश्न। पहला प्रश्न, टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टू बी परमिटिविटी दिस यूज द डायमेंशन एनालिसिस टू डिटरमाइन द करेक्ट ओमेगा पी। अब आपको डायमेंशन एनालिसिस का फॉर्मूला लगाना है और ओमेगा पी किस पे डिपेंड करेगा, तो ओमेगा पी कुछ कांस्टेंट इनटू क्या फॉर्मूला आएगा, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई की पावर एक्स, दूसरा मास पे डिपेंड करेगा एम की पावर वाई, एन की पावर जेड। कुल मिला के ये तो करने की जरूरत नहीं, चार ऑप्शन में से ढूंढ लो किसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी से मिलती है। इतना कौन ढूंढेगा, है ना? इसमें एक चीज तो रहेगी, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट में चला जाएगा। तो आप तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, जिसके डायमेंशन उससे मिलते हैं उससे सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको पहले वाला पार्ट तो आ गया, है ना? अब दूसरा सवाल, एस्टिमेट द वेवलेंथ एट विच द प्लाज्मा रिफ्लेक्शन विल ऑकर फॉर द मेटल हैविंग डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस। तो आपने पहले वाले पार्ट से आंसर निकाल लिया तो उससे आपको ओमेगा पी मिल जाएगा। ओमेगा पी आ गया ना? अब ओमेगा पी आपको पता हो गया,
और क्या क्या दिया हुआ है, मास ओमेगा पी पूछा है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ बताना है तो लेमडा इंटू एफ इज इक्वल टू सी, और एफ की वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो लेमडा क्या, 2 पाई सी अपॉन ओमेगा पी, ऐसा कुछ। हमको ओमेगा पी मिल गया फॉर्मूले से, और लाइट की स्पीड पता है, तो लेमडा आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड रहती है। ठीक है। तो वेवलेंथ अपन को पता करना है इसे, तो इसको निकाल के देख लेना आता क्या है ना। और बताइए अब, चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है लिस्ट वन में 3 प्रैक्टिकल। इसमें है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, हर कोई जानता है, इतना जान के उसका आंसर आ जाएगा, तो कोई समस्या है ही नहीं। दूसरा है डेविसन, डेविसन, है ना, तो डेविसन जर्मर, ये हमने डिस्कस किया था कि ये जो अपने डी ब्रोगली थे, उनको नोबेल प्राइज दिलाने में इन्हीं का योगदान है। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करवा करके निकल के टारगेट पे टक्कर करवाई, और वो किसी स्पेसिफिक एंगल पर ज्यादा इंटेंसिटी आता है उसको समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन को वेव मानना पड़ रहा था, और वेव के इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाई, पार्ट डिफरेंस एन लेमडा से सॉल्व होने से वो आंसर मैच करा था। तो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बाद, पर फिलहाल यहां पर इतनी जानकारी काफी है कि उन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ का इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रॉन के लिए अपने एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए, जिससे इन दोनों को और डी ब्रोगली को तीनों का नोबेल प्राइज पक्का हो। फिर आता है एक फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। एक पैराग्राफ बना के दे रखा है जो इस बात पर बेस्ड है कि जो अपन ये मानते हैं कि 10.2 की एनर्जी है, तो सिर्फ 10.2 वाला ही एब्जॉर्ब होता है, और कोई एब्जॉर्ब नहीं होता है। इस बात का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। इन्होंने शायद आयोडीन के साथ किया था एक्सपेरिमेंट, वो आप उसमें एनसीईआरटी में रीडिंग लगाएंगे। तो जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हम सीखते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बाकी नहीं होती है, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने वाले फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है। उसकी डिटेल दे रखी है, आप पढ़ लेना वहां पर एनसीईआरटी में। ठीक है। इसका मतलब हो गया कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो ऐसा एग्जाम में लगे ये कौन सा प्रैक्टिकल दे दिया फ्रैंक हर्ट्ज, हमें तो पढ़ाया नहीं हमारे अध्यापक ने, है ना। तो अध्यापक ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एनसीईआरटी पढ़ना, है ना, उसमें कुछ जानकारियां हैं वो लेके जाना, फिर मत कहना कि सर ने कुछ कहा नहीं था। ठीक है। तो ये बात हो गई, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। तो अब ये हो गया एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। और था कुछ? बस इतना काफी है। कितने देर लग गए इसको करने में, मतलब होमवर्क करने में? कितने घंटे लगे? 3 घंटे में हो गया?
3 से 4 घंटे में कर लिया। उनके लिए कहना चाह रहा हूँ जिनको टाइम नहीं मिलता ना, तो उनको थोड़ा पता तो लगे कि भाई 3-4 घंटे में हो रहा था। 3-4 घंटे तो मैंने दोस्तों के साथ इधर उधर खराब किए होंगे, मैं भी कर सकता था, पर मैंने किया नहीं। ठीक है चलो, तो आगे बढ़े, फिर हम आगे बढ़े हम। तो अपनी क्लास में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का स्टार्टिंग कर दिया था, और हमने प्रोटॉन के संबंध में सारी बातें लिख ली थी शायद। प्रोटॉन का मास, चार्ज, न्यूट्रॉन का लिख लिया था क्या, न्यूट्रॉन का भी? न्यूट्रॉन की खोज किया था वो, हाँ यहाँ स्टार्ट किया था न्यूट्रॉन का। भाई न्यूट्रॉन का हमने बताया कि 1932, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने खोजा न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन के बारे में हमने बताया कि अनस्टेबल पार्टिकल, आउटसाइड न्यूक्लियस। परिवार में तो अच्छे से रहता है, सदियों तक रहता है, कुछ बिगड़ता नहीं है। घर से बाहर जाते ही परिवार, न्यूक्लियस इसका घर है। न्यूट्रॉन का घर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर निकल गया किसी दिन, 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। एवरेज लाइफ 20 मिनट, एवरेज लाइफ लगभग 20 मिनट है, और कहीं देख लेना अच्छे से डेटा, 20 मिनट के आसपास जिंदा रहता है। तीसरा, इसके मास के बारे में बात आती है। अच्छा, एक तो ये न्यूट्रल होता है, चलो पहले ये लिख लो, न्यूट्रल पार्टिकल, ये न्यूट्रल होता है। चौथा ये है कि इसके पास स्पिन होता है, प्लस माइनस हाफ। इसका मतलब हैव एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। स्पिन का मतलब इनहेरेंट एंगुलर मोमेंटम, मतलब ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। स्पिन का रिश्ता एंगुलर मोमेंटम के साथ है, और एल का रिश्ता एम के साथ है। स्पिन है तो एल है, एल है तो एम है, एम है तो एल है, एल है तो स्पिन है। ये रिश्तेदारी इनमें आपस में है। तो न्यूट्रॉन के पास एक स्पिन होता है, ये न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ये अजीब बात है कि चार्ज न होकर के भी इसमें एम है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसके पास है। और इसका मास की बात करते हैं अपन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास जो आता है 1.6749 10⁻⁻27 किलोग्राम। डेसिमल के बाद 4 नंबर तक याद रखना पड़ता है, क्योंकि तो मैच ही खा जाते हैं, डिफरेंस बाकी के दो में होता है। तो ये न्यूट्रॉन का मास हो गया। अगर इसको एएमयू में बताएंगे तो कितना आएगा भाई, चलो डिवाइड करके निकालो। एएमयू वाला मास लिखा था पिछली क्लास में, 1 एएमयू का मास कितना होता है, उसको डिवाइड करो जरा इससे। 1 एएमयू के मास से इसको डिवाइड करो, 1.0086। ऐसे सब लोग बोलेंगे।
उसका हाइड्रोजन का कितना था? 7.2। 8.6 का 7.2 था, इसका 8.6 आया। अच्छा, और इसका उसमें भी कैलकुलेट करें एमसी स्क्वायर वाले में, तो एक एएमयू से होता है 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एएमयू से कितना होगा? एक एएमयू से 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, तो इतने एएमयू से कितना होगा? एनर्जी के टर्म्स में बताओ। 939.5, 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं हम। तो न्यूक्लियस के सदस्य न्यूट्रॉन के संबंध में ऐसी हमको कुछ जानकारी है। ठीक है, और कोई इसमें जानकारी वाली बात तो रही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें तीसरा एक इलेक्ट्रॉन होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की बात और कर लेते हैं। हालांकि न्यूक्लियस में तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के संबंध में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर हम इसको एनर्जी की टर्म्स में लिखेंगे, 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस का स्पिन, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन प्लस माइनस हाफ। इलेक्ट्रॉन के पास भी इनहेरेंट एंगुलर मोमेंटम होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो एएमयू वगैरह में तो क्या निकालना, बहुत कम आ जाएगा ना एएमयू में, तो बहुत पीछे चला जाएगा, क्या निकाल के रखे, छोड़ो उसको, है ना। तो इस न्यूक्लियस के हिस्सेदार न्यूक्लियॉन्स की जानकारी हो गई हमारे पास। पिछली क्लास में अपन ने न्यूक्लियस के संबंध में डेटा बता ही दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स की जानकारी और ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो न्यूक्लियर फोर्स के लिए फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियर फोर्स होता ही नहीं तो ये दुनिया होती ही नहीं, हम भी होते ही नहीं, है ना। क्योंकि दो प्रोटॉन एक छोटे से घर में नहीं रह सकते। झगड़ालू प्रोटॉन एक छोटे घर में कैसे रह सकते हैं, और उसके रखे बगैर हाइड्रोजन से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हीलियम कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे,
नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे? कुछ भी नहीं बनेगा। तो एक छोटे से इलाके में दो प्रोटॉन का लाना कठिन काम था, बिना किसी एक नए फोर्स को माने। तो वैज्ञानिकों ने माना कि ऐसा फोर्स होना ही चाहिए, वरना फिर संसार ही नहीं बनेगा। तो इसलिए बिना न्यूक्लियर फोर्स को कंसीडर किए इस संसार की रचना को समझाया नहीं जा सकता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है एक मेन तत्व है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि उसके बगैर एटम्स नहीं, न्यूक्लियस नहीं बनेगा, फिर एटम तो उसके बाद बनेंगे। तो न्यूक्लियस नहीं बन पाएगा विदाउट न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स जो है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। तो इसका मतलब चार्ज न हो तो भी लगता है। तो चार्ज के होने नहीं होने पर फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सदस्य है न्यूक्लियस के अंदर भी मिल जाता है, तो उसके साथ में भी लग जाता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन भी महसूस कर सकता है जब वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी लग सकता है। फिलहाल ये है कि इनके बीच लगता है। न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाले फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। चौथा पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत ज्यादा करीब जाएंगे तभी लगेगा, दूर वाले डिस्टेंस पे नहीं लगता है। ऐसा कहते हैं कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, और एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 FM it nearly becomes zero। 2.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मतलब आप लोगों ने हिसाब लगाना है अगर, तो एक होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगर इस मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10⁻12 मिलीमीटर। ठीक है। तो आपने अपने स्केल में 1 मिलीमीटर का ऐसा लाइन देखा होगा, देख रखा ना 1 मिलीमीटर। उसको 10⁻12 से भाग देंगे। 12 जीरो लगाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो जो स्केल के अंदर 1 मिलीमीटर होता है उसको 10 खरब लाइन से डिवाइड करें,
उसके बाद जो डिस्टेंस आता है वो हो गया 1 FM। उस डिस्टेंस के आसपास पहुंचोगे ना 1-2 FM के आसपास, तब ये महसूस होता है कि कुछ न्यूक्लियर फोर्स भी है। उसके बाहर निकल जाओगे 2.5 FM के आसपास, है ही नहीं। यानी बहुत ही छोटी रेंज है इसकी, मतलब बहुत करीब जाओ तभी पता चलता है। तो इसलिए लिखा है कि शॉर्ट रेंज। अब शॉर्ट लिखो कि वेरी शॉर्ट, ये अपनी बात है, आप मन की बात है। बहुत ही छोटी रेंज है इसकी। 5वां पॉइंट, विद इन न्यूक्लियस it is 100 times stronger than electrostatic repulsive। न्यूक्लियस के अंदर 100 गुना ताकतवर है। एक अकेला 100 से भिड़ जाता है, 100 से ज्यादा से नहीं भिड़ पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि एटम में 100 प्रोटॉन मिल जाए ऐसा तो उसके बाद स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। 100 से पहले ही स्टेबिलिटी खो जाती है। लड़ाई झगड़ा तो लास्ट वालों में पहले ही चालू हो जाता है। हम परिवार छोड़ के जाएंगे, यूरेनियम में इनमें डीके करेंगे, घर में ठहरते नहीं, लड़ाई झगड़ा होकर लोग घर छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं। लोग कह रहे हैं डीके हो रहा है। तो बड़ा परिवार संभलता नहीं है, छोटे परिवार को ही संभाल लेता है, आसपास होता है ऐसे खींच के पकड़ कर रखता। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस की ताकत बहुत ज्यादा है, 100 गुना ताकतवर है ये। मतलब इस न्यूक्लियर फोर्स को ऐसे इमेजिन करें तो ऐसे समझो कि बहुत ही अच्छा बॉडी वाला आदमी है, बहुत बॉडी उसकी, और वो हाथ उसके छोटे से हैं। कोई यहाँ आए तो सही, एक बार आ गया ना फिर तो सदियों तक जाने नहीं देगा। अगर एक बार एक प्रोटॉन 10⁻⁻15 के दायरे में आके तो दिखा है, यहाँ बगल से गुजर जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा मान लो कि ऐसा बॉडी वाला आदमी, इसके पैर कटे हुए, हाथ चोटी से, तो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो थोड़ा पास तो हो भी, जरा करीब हो। प्रोटोन आएगा, एक बार करीब आ गया ना तो फिर ये छोड़ेगा नहीं, कि अरबों वर्षों तक है ना, यही रखूंगा तुमको। तो इसी से संसार का निर्माण हो गया। जिस दिन वो छोड़ेगा ना, ये आयटन टूटेंगे, ये ब्रह्मांड नष्ट होगा। ऐसे कहते हैं कि भगवान कंट्रोलर है इस वर्ल्ड के। जिस दिन वो फोर्स खत्म होगा, सारे आपस में टूट जाएंगे, अचानक ही सब नष्ट हो जाएगा, देर भी नहीं लगेगी, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये बैलेंस बना के बैठे हुए हैं, है ना, अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स। तो विद इन न्यूक्लियस इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है इससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है ये। परंतु होता क्या है कि जैसे छोटा परिवार होता है तब तो ये पकड़ लेता है। जैसे मान लो कि ये प्रोटॉन आया तो बगल वाले प्रोटॉन को जाने नहीं देगा, फिर ये न्यूट्रॉन आया, फिर ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में क्या, इस कॉर्नर वाला प्रोटॉन और उस कॉर्नर वाले प्रोटॉन में झगड़ा चल रहा है, फिर लफड़ा चालू हो जाता है। इधर वाला प्रोटॉन उधर वाले प्रोटॉन को धक्का मारता है, तो उसको फिर रोक नहीं पाता है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे परिवार बड़ा होता जाता है फिर बाद में संभालना मुश्किल होता जाता है। तो इसका शॉर्ट रेंज हमें ये बताता है कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एटम क्यों होते हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद एटम क्यों अनस्टेबल हो जाते हैं, नहीं तो जितनी गिनती होती है उतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ते जाओ, ठीक है। तो विद इन द न्यूक्लियस इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जल्दी से डिक्रीज करता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जीरो होने पे इंफिनिटी आ जाता है, और ये तो 2.5 FM के आसपास ही जीरो के आसपास हो जाता है, तो बहुत तेजी से कम होता है। छठा पॉइंट ये है, न्यूक्लियर फोर्स इज attractive for most of distance and becomes repulsive at very small distance. इस जगत की कल्पना करना मुश्किल हो रहा है। 1 मिलीमीटर का कितना आया था, 10 खरब, 10 खरब टुकड़े किए, उस डिस्टेंस पे जाके तो ये लग रहा है अट्रैक्टिव, फिर वो कह रहे हैं उसमें बहुत करीब जाओगे तो फिर रिपल्सिव हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर तो सब मर्ज हो जाएगा। अगर ये अट्रैक्टिव हुआ और ताकतवर हुआ तो सभी खत्म हो जाएंगे ना, फिर अंदर ही चले जाएंगे सब ऐसे खींच के, तो फिर वापस दूर मेंटेन भी तो करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा करीब जाएंगे तो फिर रिपल्सिव होगा। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट रेडियल फोर्स और सेंट्रल, ये एग्जैक्टली exactly दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग नहीं लगता है, थोड़ा टेढ़ा लगता है ऐसा कुछ, हमारे को अच्छे से अभी कुछ पता नहीं, सीधी बात तो ये है, पर इतना पता है कि ऐसा नहीं। मैंने अभी भी जानकारी ले रहे हैं और लोग अपने अपने तरीके दे रहे हैं कि ऐसा सोचो वैसा सोचो, समझ में आ जाएगा। हमने बहुत सारे पार्टिकल ढूंढ लिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने नहीं है, और बहुत सारे पार्टिकल्स हमने अब ढूंढ के रख रखे हैं, अब दूसरी फिजिक्स ये पढ़ते नहीं, अपनी पढ़ाई में नहीं है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट रेडियल और सेंट्रल फोर्स, है ना, ऐसा नहीं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्टिव है तो सीधा अट्रैक्टिव है पर यूं है थोड़ा घुमा के, है ना, ऐसा कुछ टाइप का मान लो। आठवां पॉइंट ये कि स्पिन डिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट। क्या आप लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में इसके बारे में, स्पिन डिपेंडेंसी? कोई स्पिन पे डिपेंडेंसी बताइए उन्होंने। नहीं, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब किसी एक में तो ज्यादा होता है, किसी एक में कम होता है, ये पता आपको करना है ना। पैरेलल स्पिन, अपोजिट स्पिन, इसमें ज्यादा लगता है, ये आप लोग पता करते रहना, ठीक है, किसी में एक में ज्यादा लगता है। अब मेरे को ऐसा याद करने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता होगा। अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन में पास में रहना चाहेंगे लोग, अपोजिट स्पिन में सेटल होते हैं, अपोजिट स्पिन में स्टेबिलिटी होती है। अपोजिट स्पिन में वैसे तो लगता है कम लगना चाहिए, पर इसका उल्टा होगा, ज्यादा लगता होगा। अब आप लोग पता करना है ना, पैरेलल स्पिन में कम लगता हो और अपोजिट में ज्यादा लगता हो, ऐसा कुछ।
अगर बगल में, हाँ हाँ, तब ज्यादा होता होगा यूं, अपोजिट वाले में ज्यादा होता हो, ऐसा लग रहा है मुझे भी। पर लगने से नहीं होता, जो होता सो होता है ना। फॉर्मूला, फॉर्मूला तो प्रैक्टिकल के बाद बनता है ना, कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं कि वैल्यू पुट करके पता कर लें। हमें तो प्रैक्टिकली जो होता है वही बोलना है। तो वो तो जो प्रैक्टिकल है आप पता कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हो, एचसीवी में दिया हो, रीडिंग देख लेना। ठीक है, स्पिन डिपेंडेंट होता है इतना पता है। इतनी जानकारी बहुत है, या इतने जानते हैं हम, ऐसे बोल दो, है ना। न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियस के लिए, उसके बगैर न्यूक्लियस नहीं बनेगा। चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, चार्ज से इंडिपेंडेंट है, शॉर्ट रेंज है, 100 गुना ताकतवर है, अट्रैक्टिव है, रेडियल नहीं है, स्पिन डिपेंडेंट है। ये सारी बातें न्यूक्लियर फोर्स के लिए आ गई है। तो ये आप लोग पता कर लेना। एक और प्रकार का फोर्स होता है, ऐसे ही नाम बताता हूं, वीक फोर्स, जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। ये जो वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं हम, ये एक और प्रकार का, चौथे प्रकार का फोर्स है। इस प्रकृति की संरचना को समझने के लिए अभी तक हमें 4 फोर्स की जरूरत पड़ी है। लगभग कितने साल हो गए होंगे अब ऐसा सोचते हुए हमें, 100 साल तो मान लो आप, 100 से थोड़े ऊपर होंगे जब हमने ऐसा सोचना शुरू किया। 100 ईयर से मान लो आप, लगभग पिछले 100 साल से हमको 4 ही तरह के फोर्स की जरूरत पड़ी अभी तक, या अभी हमारा ज्ञान वहीं तक पहुंचा है। हम 10⁻⁻15 मीटर को देखें तो कैसे देखें, है ना। वो छोटा डिस्टेंस आ गया, तो उस डिस्टेंस के अंदर जाके हमें प्रोटॉन मिलेगा, और ये फोर्स जो है प्रोटॉन के भी अंदर है ना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर कुछ, तो जो प्रोटॉन के अंदर है ना, वहां कोई फोर्स लग रहा है जो उसको कन्वर्ट करवाता है। या यूं कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन के भीतर, तो उस तरह से ये और छोटा हो गया फोर्स, और गहरी बात हो गई। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, और फिर हम प्रोटॉन के अंदर जा रहे हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भीतर कुछ होता है जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो फोर्स जिसके लिए जिम्मेदार है वो है वीक फोर्स। इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल, इतनी डिटेल काफी है कि ये कन्वर्ट में काम आता है। क्या करता है, क्या होता है, नहीं जानते बहुत कुछ, बस इतना मान लेते कि कुछ होगा ही, तभी ऐसा हो रहा है, वरना ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम ये देखेंगे तो ये संसार जो है, हम कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड खाली है, इसमें कुछ जगह स्टार है, कुछ जगह प्लेनेट है, बाकी सारा ब्रह्मांड खाली खाली जगह है। फिर हम किसी प्लेनेट के अंदर जाते हैं, तो फिर प्लेनेट के अंदर कहते हैं कि एटम से मिलके बना है। फिर जब एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर, एटम तो छोटी सी जगह पर है और बीच में खूब सारी जगह खाली है। फिर कहते हैं कि चलो एटम को देखते हैं। फिर एटम में कहते हैं कि एटम में तो न्यूक्लियस है, फिर उसके चारों तरफ खूब सारी जगह खाली है। फिर कहते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस में जाके देखो, तो न्यूक्लियस में जाकर के देखते हैं,
फिर कहते हैं अंदर प्रोटॉन मिला है। अभी प्रोटॉन के अंदर झांकने का प्रयास करें,